सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर आए अरे 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 दादा। तो आज का लेक्चर नंबर 7 में आपका सभी का स्वागत है और डेट है अरे बाबा कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। लेक्चर नंबर 7 और डेट हो गई 30 जुलाई, है ना, 30 जुलाई। और लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो ये मैं बता देता हूँ पहले। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे वही हम बताएंगे पहले, क्योंकि पहले इंट्रो देना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में मित्रों हम पढ़ेंगे जिसका नाम है टॉपिक कोडोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉपी। जहां तक मैं सही हूँ प्लियोट्रॉपी तक हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, तो आ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। हालांकि हमने कोडोमिनेंस कल भी देख लिया था, कल उसकी मैंने थ्योरी भी लिखवा दी थी कोडोमिनेंस की, बट मैं इसके 2-3 एग्जांपल और बताऊंगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं शुरू से ही। बट थ्योरी मैंने कल लिखवा दी थी, उसकी डेफिनेशन आज मैं नोट डाल के कुछ चीजें और लिखवाऊंगा, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में देखिए IA पर हाँ, कल का लेक्चर जिस किसी ने नहीं देखा है यहाँ पे कूदने की भूल ना करें। लेक्चर नंबर 5 पे क्लिक करें। कैसे क्लिक करेंगे गुरुजी, मिल ही ना रहा, कोई बात नहीं। या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेक्चर नंबर 05 बाय डीपी भैया लिख के सर्च करेंगे, आपको लेक्चर नंबर मिल जाएगा। नहीं तो ऊपर आई बटन पे एक शो हो रहा होगा लेक्चर नंबर 5, उस पर क्लिक करिएगा। वो लेक्चर नंबर 5 ही होगा, उस पर क्लिक करिएगा, धंधा से पहुंच जाएंगे बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। आइए, मेल फादर आई बी जिसे बोलते हैं फीमेल मदर, है ना। अब देखिए ये मेल है यानी ये फादर है, ये फीमेल है ये मदर है ना। अब बच्चे के अंदर ए बी कैसे बनेगा, देखो इनका एक IA गैमेट गया, इसका B गैमेट गया, है ना। मम्मी का B गैमेट, फादर का A गैमेट, है ना, IA और IB। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना IA IB, 50% A 50% B, तो बना AB ब्लड ग्रुप। तो ये होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, बोथ होते हैं ना, मतलब F1 में जो दोनों करेक्टर बोथ करेक्टर इक्वली क्या होंगे, इक्वली अपनी रिजेम्बलेंस शो करेंगे, है ना, इक्वली बोथ पेरेंट इक्वली। भाई देखो एक में मतलब जो इसमें कोडोमिनेंस नहीं होता था उसमें क्या होता था कि सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपनी वो करता था, क्या करता था, डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होता था। बट इसमें दोनों करेक्टर एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि ये भी ताकतवर है ये भी ताकतवर है। कल मैंने मल्टीपल एलिमेंट में पढ़ाया था, ये भी ताकतवर है ये भी ताकतवर है, तो दोनों ताकतवर है। जब दो अंडरवर्ल्ड डॉन मिल जाते हैं तो पूरा मुंबई माफिया से थर थर कांपता है, क्योंकि दो अंडरवर्ल्ड डॉन मिलके बनते हैं एक माफिया टीम। ऐसे चिक्की 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 चिक्की। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कि F1 में क्या होगा, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएंगे, इसमें दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों पहले मैं नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नोट डाल के हम इसकी कुछ थ्योरी और देन सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल देख लेते हैं। आइए दोस्तों कोडोमिनेंस देखते हैं। कोडोमिनेंस के जो नोट डाल के हम पॉइंट लिखा रहे हैं, F1 रिजेंबल, जब F1 रिजेंबल करता है वन पेरेंट, किस में करता था, एग्जाम्पल देख लीजिए ना जी। जब ये वाला एग्जाम्पल था, एक बड़ा टी एक छोटा टी, जिसमें प्लांट हाइट थी, मतलब प्लांट हाइट का कैरेक्टर को देख रहे थे, जिसमें बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी आ जाता है, बड़ा टी आ जाता है, तो इसमें एक ही देखो F1 रिजेंबल टू वन पेरेंट ऑफ पेरेंट, देखो F1 रिजेंबल टू वन ऑफ पेरेंट, एक ही पेरेंट का इसमें एक्सप्रेस करता है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तभी तो ये बनता है। तो इसमें से डोमिनेंट वाले का एक्सप्रेस कर रहा है, जब F1 डू नॉट रिजेंबल टू एनी पेरेंट, जब F1 किसी भी पेरेंट का रिजेंबल नहीं करता तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल MJ मतलब मिराबिलिस जेल्पा 4 o'clock प्लांट, और आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही मजे में चलेगी, तो एंटीरिनम मेजस, है ना। और कौन सा होता है, डॉग फ्लावर होता है, और कौन सा होता है, स्नैपड्रैगन। हाँ,
तो ये 5 एग्जाम्पल थे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के थे, जिसमें भैया कोई भी पेरेंट मतलब पेरेंट का एक भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता, वो अपनी मर्जी से ही करते हैं कि हवा हवा की हवा खुशबू लुटा दे आए बाय गए। अब देखिए अगर F1 रिजेंबल टू बोथ पेरेंट इक्वली, है ना, जब दोनों पेरेंट के इक्वली रिजेंबल कर दे तो उसे कोडोमिनेंस बोलते हैं मित्रों। आइए उसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। आइए तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं ये एक और पॉइंट जिसमें क्या होता है कि F1 रिजेंबल टू बोथ पेरेंट। जब F1 जो F1 होता है ना, F1 जब वो रिजेंबल करने लगे दोनों पेरेंट को, मतलब दोनों ही पेरेंट इक्वली एक्सप्रेस होने लगे, है ना, तो उसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ठीक है दोस्तों। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सिकल सेल एनीमिया का भी। आइए दोस्तों तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SCA, सिकल सेल एनीमिया। गुरुजी ये क्या है, पहले इस डायग्राम को ही समझाता हूँ। देखिए ये है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल हमारी ब्लड वेसल। देखो हमारी ब्लड वेसल्स में ये आरबीसी जा रही है, लाल कलर से मैंने बनाई है आरबीसी। तो ये आरबीसी है ना। गुरुजी एक मिनट मेरे बड़े रुक जा। आपके डाउट पूछने से पहले मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि डाउट जब पूछना जब ये टॉपिक खत्म हो जाए, उससे पहले नहीं। हाँ जी गुरुजी ठीक है। तो देखो ये है आरबीसी गोल तो नहीं होती थी गुरुजी। हाँ मुझे भी पता है आरबीसी बायोकॉन्केव होती है, बट मैंने ऐसा रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो आरबीसी को ये बायोकॉन्केव ही मान लेना, बायोकॉन्केव। गुरुजी ये क्या है, ये नीले कलर से, ये भी आरबीसी है, बट ये आरबीसी क्लॉट हो चुकी है, मतलब ये सिकल शेप में बदल चुकी है। सिकल शेप मतलब कैसे होता है, किससे बताऊं। मान लीजिए कोई गोल चीज है, बॉल होती है एक, यार एक बॉल टाइप की होती है ना। मान लीजिए क्ले, मान लीजिए हाँ क्ले है ना, क्ले की पहले आपने बॉल बनाई, फिर उसको पिचका दिया और ऐसे करके इसके ना जो आरबीसी होती है ना उसको ना दबा दिया और उसको ना दबा के पतला कर दिया और बिल्कुल ऐसे बना दिया शिकल, चपटा कर दिया, चपटा ऐसे। तो सिकल शेप कर दिया, सिकल शेप है ना, सिकल शेप मतलब चपटा ऐसे पहले बॉल बनाई, फिर उसका ना ऐसे चक 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 चपटा कर दिया रे चपटा। तो क्लॉट में क्या होता है ना, आरबीसी कलेक्टेड इन वेसल, आरबीसी क्या होंगी वेसल्स में कलेक्ट हो जाएंगी। अब ये वाली आरबीसी क्या होती है ना, वेसल्स में कलेक्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पुअर सप्लाई ऑफ O2 टू टिश्यू। जब ये आरबीसी बहुत सारी एक वेसल्स में कलेक्ट हो जाएगी तो इधर से जो सही वाला ब्लड है ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। अरे जब ये देखो नॉर्मल आरबीसी क्या है, जा रही है, ये रुकेगी नहीं, ये कहीं अटकेगी नहीं। अब ये सिकल शेप वाली क्या होगी, कहीं आड़ी टेढ़ी बीच में फंस जाएंगी 2-4। अब जब 2-4 फंस जाएंगी ना तो पीछे से जितनी भी आरबीसी है, वो जो सिकल शेप आरबीसी है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी तो और आगे नहीं जा पाएंगी, और आगे नहीं जा पाएंगी तो ये सिकल शेप ही होना तो खतरनाक है, ये रास्ते को ब्लॉक कर दे रहा है ऐसे। एक लाज़िमा, तो ये रास्ते को पता कैसे ब्लॉक कर दे रहा है, जैसे मान लो ये 2-3 जा रहे थे ऐसे करके, अभी ये ऐसे गया और ये ऐसा आ गया और ये इसमें टक्कर लग गई, टक टक टक, ये जा ही नहीं पा रहा। तो जब जा ही नहीं पा रहा तो ये सिकल शेप होना ही खतरनाक है, क्योंकि आरबीसी जा ही नहीं पा रही आगे तक, आरबीसी हर ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, हर टिश्यू तक पहुंच ही नहीं पाएगी, हर सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ होने लगेगी। तो आरबीसी कलेक्टेड इन वेसल सो पुअर सप्लाई ऑफ O2, जिसके कारण क्या होता है, पुअर सप्लाई होने लगती है O2 की टू टिश्यू में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आइए इसका थोड़ा वो भी तो देख लेते हैं कि कौन नॉर्मल है कौन कैरियर है। आइए दोस्तों आइए, ठीक है ना, कौन नॉर्मल है कौन कैरियर है। आ जाइए दोस्तों, आइए आपका है स्वागत है आज के कार्यक्रम में जी। नंबर पे चांद जमाए हैं, हमको भी नड़वाए हैं। आइए दोस्तों आइए। देखो नॉर्मल आरबीसी वाले में क्या होगा,
बोला देखो नॉर्मल आरबीसी वाले एंजाइम्स में क्या होगा, ये होगा, ये रुक जाइए बना के दिखाता हूँ, ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। आइए ये देखिए HbAA, हीमोग्लोबिन ए। बट जो मतलब ये तो थी नॉर्मल वाली, ये तो थी नॉर्मल वाली, बट जो डिफेक्टिव वाली होगी ना, डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव वाली जो होगी उसमें क्या होगा, वो ये वाली होगी। ये मैं 1 मिनट हट रहा साइड में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट में हट रहा साइड में, आप इसको नोट करिएगा आराम से, ठीक है दोस्तों। इस डिफेक्टिव आरबीसी को आप सिकल शेप एनीमिया भी बोलना, क्योंकि इसी को तो भाई सिकल सेल एनीमिया होगा ना भैया। इसमें दोनों HbS हैं, HbS मतलब एस सिकल सेल एनीमिया, और इसकी ये जिसमें होगा ना, अगर जिसकी ब्लड में ये होगा, ये वाला एंजाइम होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो जी ही नहीं पाएगा, ज़्यादा साल नहीं जी सकता दोस्तों, नहीं जी सकता, नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। अब कैरियर कौन होगा, कैरियर जिसे बीमारी नहीं होती, जैसे मच्छर होता है कैरियर, कैरियर का मतलब ये एक बीमारी को दूसरे तक पहुंचाना। मतलब क्या होता है, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं कैरियर। अब जो लोग हो जाते हैं कैरियर, उसमें क्या हो जाती है, वो बीमारी एक से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। कैरियर कैरियर मोस्ट जनरली ज़्यादातर केस में लड़कियां ही होती हैं, लड़कों में क्योंकि अगर जो मतलब जो वो क्या कहते हैं, अरे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला होता है ना, उसमें क्या होता है, जो उसमें क्या होता है, उसमें फीमेल कैरियर होती है ज़्यादातर। बट जैसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर वाला होगा तो उसमें मेल भी कैरियर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मेल कैरियर नहीं होता, होता है। बट ऑटोसोमल वाले में, क्योंकि जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं है ना, उनमें क्या होता है, मेल कैरियर नहीं बन पाता, क्योंकि मेल को तो बीमारी हो जाती है और मेल चल बनता है। आए 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 तो दोस्तों आइए आइए आइए, पहला ये है नॉर्मल आरबीसी, ये डिफेक्टिव आरबीसी। अब हम कैरियर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे कि कैरियर लड़का होगा या लड़की। भाई देखो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होंगे जो कि जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं ना, वो वाले डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें ज़्यादातर फीमेल कैरियर होती है। बट जो ऑटोसोमल होते हैं उसमें मेल भी कैरियर हो सकता है। मेल बहुत कम कैरियर मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि मेल में भाई यही क्रोमोसोम होता है, यही। इसमें अगर वो एक्स पे चढ़ जाता है तो वो बीमारी ही कहला जाती है। बट अगर जब दोनों ही एक्स होते हैं ना, क्योंकि ये वाला रिसेसिव पड़ जाता है, ये डोमिनेंट पड़ जाता है, पर फीमेल में यही दोनों होते हैं एक्स एक्स। तो उसमें क्या होता है ना, अगर इस पे आ गया तो एक डोमिनेंट तो है, वो संभाल लेगा और वो बदल जाएगा। तो कैरियर वालों के अंदर ना, कैरियर वालों के अंदर बीमारी वाली मतलब जैसे मच्छर होता है, मच्छर के अंदर डेंगू मलेरिया वाली चीज़ें होती हैं, उनके बैक्टीरिया या फिर उनके जो, हाँ, मलेरिया का बैक्टीरिया और क्या कहते हैं आपके डेंगू के वायरस जो भी हैं, वो सब मच्छर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट मच्छर जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, है ना, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया मच्छर के अंदर होता है। बट मच्छर को वो बीमारी नहीं करता, वो इंसानों को करता है। जब वो मच्छर इंसानों को काटता है, बाइट करता है ऐसे, और खून चूसने से पहले वो थोड़ा सा थूकता है। जब वो थूकता है तो वो जो एंजाइम होते हैं ना, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाथ में चले जाते हैं, वो हाथ से फिर वो टाइफाइड करता है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इस टॉपिक को। तो जानने के लिए बने रहें इसी चैनल पे और फॉलो कर लें, तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे पूरा टाइफाइड मलेरिया डेंगू जो भी है। हाय कैरियर कौन होता है, तो जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी लेके जाता है, जिसका नाम है HbS, ये होता है कैरियर। जैसे क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी भाई, है ना, क्वीन विक्टोरिया कैरियर तो थी, उनके परिवार में एक डिसऑर्डर था, तो उनमें जितनी भी फीमेल थी वो सारी कैरियर थी। और फिर उनके जो भी बच्चे होते थे उनमें फीमेल जीवित रह जाती थी, जो मेल होते थे वो चल बसते थे, और फीमेल जो थी पीढ़ी दर पीढ़ी कैरियर का काम कर रही थी। भाई इसमें ना तो देखो मेल की गलती है ना फीमेल की गलती है, भाई उन्हें ये मान लो ऊपर वाले ने उन्हें ऐसा बना दिया, अब उनकी क्या गलती। अबे तुम्हारे अंदर
बचपन से ही वो डिजीज कैरियर की तरह काम करिए, तुम्हें वो हार्म नहीं करेगा। देखो कैरियर का एक फायदा है, जिसके शरीर में जो कैरियर है ना, जो कैरियर है उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, उसे उसे वो नुकसान करेगा ही नहीं, उसे वो नुकसान करेगा ही नहीं, तो उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसे तो भगवान ने कोई नुकसान नहीं दिया। बट उसके जो आने वाले जो जनरेशन होगी उसमें वो हार्म करता है, ज़्यादातर लड़कों को हार्म करता है ना, जिसकी वजह से वंश खत्म हो जाता है, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो उसमें वो लड़कों को ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि एक तरीके से अभी भाई इसे डिसऑर्डर ही बोलते हैं साइंस की भाषा में। और भाई बाकी तो ईश्वर ने जैसा बना दिया भाई, इसमें हमारी क्या गलती है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम कुछ कर सकते हो, है ना, जैसा बना दिया भाई वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, वैसे साइंस की भाषा में इसे डिसऑर्डर ही बोलते हैं, मेंटल के डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो जानने के लिए बने रहें इसी चैनल पे और फॉलो कर लें, मतलब सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, हमने ये तो देख लिया कि कैरियर ये होता है और ये होता है। देखो ये 50-50% एक्सप्रेस करते हैं, ये 50-50%, 50-50 ये 50% ये। अच्छा गुरु जी, हाँ जी 50-50% करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोडोमिनेंस की तरह काम करेगा। अच्छा गुरु जी, तो चलिए आइए इनका क्रॉस भी तो देख लें। आइए खुदा आसमां गए हम कहाँ, हे हे आइए देख लेते हैं क्रॉस HBAHBS क्रॉस करो, HB, अरे A और H, अरे बहुत मारूंगा बहुत, HBS, इसके बीच में करना है हमें क्रॉस। तो आइए पुनीट स्क्वायर बनाते हैं, पुनीट स्क्वायर से करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। पुनीट स्क्वायर भी आना चाहिए बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड वाले तो पुनीट स्क्वायर को ही जिंदाबाद बोलते हैं, है ना, खासकर स्कूल के टीचर, वो कहाँ सुधरेंगे, उन्हें तो बच्चों को परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, अति आनंद, अत्यंत परम आनंद। तो दोस्तों आइए देखिए, जब एच बी ए क्रॉस करता है तो क्या होता है, इधर HBA फिर इधर HBA, देखिए इधर HBA इस HBA से क्रॉस करेगा तो बनेगा HBA फिर इस ये HBA, जब ये HBA इस HBS से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा HBA। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेरी बात तो आ रही है ना, मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पा रहा बट मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये HBA क्रॉस करेगा, फिर ये HBS के संग करेगा तो HBS बनेगा, फिर ये HBS से करेगा तो भी यही बनेगा मित्रों, HBS, फिर ये HBS और वो बदल गया। जब ये HBS आ जाता है तो इसकी भाई डेथ होना पक्का है, ये ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, जब तक जी रहा है ईश्वर का आशीर्वाद है। जब बीमारी से घेर लेगी तो मतलब जब क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा जगह जगह, तो ये डेथ इसकी निश्चित है भाई। और ये तो पूरी तरीके से स्वस्थ है, मतलब क्या समझ में आ रहा है इसे देख के, समझ में आ रहा है, इसे देख के ये समझ में आ रहा है, इसे देख के ये समझ में आ रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चे, अगर जब पापा का जीन ये है, मम्मी का जीन ये है, मान लीजिए पापा का जीन ये है, मम्मी का ये वाला है ना, तो जब फादर और मदर से जो बच्चे पैदा होंगे तो भाई हर 4 में से एक बच्चे की डेथ, ऐसा प्रोबेबिलिटी में कि 4 बच्चों के सैंपल ऐसे होंगे। अब हो सकता है कि चारों ऐसे हो सकता है चारों ऐसे हो सकता है कि दो ऐसे हों और 2 ऐसे हों, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100% में से, मतलब देखिए HBA वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है, HBA कितने प्रतिशत बच्चे होने की संभावना है कि HBA वाले बच्चे होंगे, कितने प्रतिशत होने की संभावना है बताइए। चलिए आंसर दीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 एंड वीडियो को पॉज करें और आंसर दें जल्दी से, चिक एंड ओवर। तो देखिए HBA वाले बच्चे होने की संभावना कितनी है, तो देखिए 4 में से 1 हो रहा है ना, मतलब टोटल 4 संभावना है, 4 में से 1 हो रहा है। अब मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ कि भैया कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, कि टोटल कितने में से, 4 में से। अब परसेंटेज निकालनी है, इंटू कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 25%, मतलब 25% संभावना है कि ये वाला बच्चा हो सकता है। अब मैं बोलूँ
अब मैं बोलूं कि HbA और HbS वाले बच्चे होने की संभावना कितनी है, तो भैया दो दो हैं ये, और चार में से, क्योंकि दो दो देखो टोटल चार प्रोबेबिलिटी, चार में से दो होने की संभावना है, यानी 1/2, यानी 50%, 50%, 50 तोला है ना, तो 50%, 50%, 50%। दोस्तों 1 मिनट में इसका फोटो खींच लेता हूँ और इसके आगे भी समझाता हूँ, रुक जाइए। अब मैं बोलूं कि ये वाला जो चाइल्ड है इसके होने की संभावना कितनी है, तो आइए दोस्तों बता देता हूँ। इस वाले के होने की संभावना भी 25% ही होगी, क्योंकि ये भी चार में से एक होने की संभावना है। दोस्तों अब ये डिपेंड करता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये सिक्का की तरह है। मतलब आपके बैग में चार तरीके की टॉफी रखी है, चार तरीके की। एक मान लीजिए मेलोडी, है ना, एक मान लीजिए कौन सी वाली, एक वो एक की दो वाली नहीं आती, बम ब्लास्ट मान लीजिए, एक की एक वाली है ना, एक की एक वाली बम ब्लास्ट है ना, बम ब्लास्ट भी बोलते हैं। कोको कोला फ्लेवर में, लेमन फ्लेवर में और ऑरेंज फ्लेवर में, है ना, अलग अलग फ्लेवर में आती है। तो मान लीजिए कोई एक पड़ी हुई है आपके बैग के जेब में, आप बिना देखे निकालना उसे। और एक पड़ी हुई है आपकी वो वाली कौन सी यार, एक इक्लेयर्स वाली, है ना, और एक और है वो क्या नाम है उसका, हाँ जस्ट जेली, हाँ जस्ट जेली मान लीजिए, या फिर पल्स। तो ये चार टॉफी पड़ी हुई है आपके बैग में, तो आपको बिना 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 देखे निकालेंगे, तो बिना देखे कोई एक ही निकलेगी, तो चार में से कोई एक निकल रही है, तो यानी 25% संभावना है कि या तो पल्स वाली टॉफी निकलेगी, या जस्ट जेली वाली टॉफी निकलेगी, या मेलोडी निकलेगी। तो भाई 25% संभावना है। अब मान लीजिए मैं यहीं पे समझाता हूँ। मान लीजिए एक टॉफी है मेलोडी और दो टॉफी है भैया इक्लेयर्स की, और एक टॉफी है आपकी जेली वाली। अब आपने इसको बैग में रख दिया और इसमें से निकाला, तो इक्लेयर्स वाली टॉफी निकलने की ज्यादा संभावना है, मेलोडी और जस्ट जेली निकलने वाले की थोड़ी कम संभावना है ना। पर अब वो तो डिपेंड करता है कि भैया आपके सिक्का खोटा है या खरा। मान लो हर मैक्सिमम लोगों को मेलोडी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ज्यादा होता है ना। तो भाई बंदे चूज कर रहे हैं ये वाली कि भाई बैग के अंदर से मैं हाथ डालूं तो ये वाला निकल जाए, 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 और निकली भाई साहब जेली वाली टॉफी। अरे तेरी। और अब तुमने सोचा कि यार चल मेलोडी नहीं, इक्लेयर्स निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, फिर से निकला जेली वाली टॉफी। जब तुम एक टॉफी उठा लोगे उसके बाद दोबारा से चारों उसके अंदर डालनी है, फिर से उठानी है। सिक्का खोटा निकल रहा है तुम्हारा, तो भाई इसमें किसी की गलती नहीं। भाई हो सकता है चारों बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ये तो संभावना है कि 25%, भाई 25% में चारों ऐसे भी हो सकते हैं। अब आपके क्या पता, आप जब उठाएं तो आपके पास इक्लेयर्स आए, क्या आप जब उठाएं तो मेलोडी आए, क्या आप जब उठाएं तो मेलोडी इक्लेयर्स दोनों आए। तो भाई डिपेंड करता है ना, तो वो तो अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है भाई, लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टॉफी मिलेगी, ये तो ईश्वर ही डिसाइड करेगा, है ना। बाकी प्रोबेबिलिटी इतनी संभावना है कि इतने में से इतनी परसेंट संभावना है कि ये वाला चाइल्ड हो सकता है, तो वैसे ही टॉफी की भी इतनी संभावना है कि इतना परसेंट चांस है कि आपको ये वाली टॉफी मिलेगी। अब एचबीएस में क्या होगा, ये एक है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। बचपन में फ्रैक्शन करा है, फ्रैक्शन कि पिज्जा के हमने करे 5 टुकड़े, इसमें से एक ये वाला था। अब एक को डिवाइड करो, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 आए, ऐसे फ्रैक्शन करते थे ना बचपन में, याद करो यार, भूल गए कि बचपन की वो बातें। ये गलियां ना चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो एच बी एस है ना, ये मेल था ये फीमेल था, तो इनका क्रॉस हुआ। तो दोस्तों इतना टॉपिक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं अब हम प्लियोट्रॉपी पे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। तो देखिए एक जीन, भाई मुझे बताओ एक जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल करता है अभी तक जो मैंने पढ़ाया। एक जीन भैया एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल अभी आप सही हैं।
अगर कोई बोल रहा है एक जीन 3 कैरेक्टर कंट्रोल करता है, तो अभी जो मैंने पढ़ा है जहां तक, उसके हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं, बट अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1 जीन यूजली कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर। एक जीन यूजली मतलब जनरली, मतलब ऐसी सिंपली। तो एक जीन क्या करता है, यूजली कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, बट एक जीन जब कंट्रोल करने लगे मोर देन 1 कैरेक्टर को, तो उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। पिलियोट्रॉपी, 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 पिलियोट्रॉपी। देखो 1 जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, जब 1 जीन कंट्रोल करता है मोर देन 1 कैरेक्टर, तब उसे बोलते हैं पिलियोट्रॉपी। इसका एग्जांपल क्या है, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, तो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ही इसका एक एग्जांपल है जो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक शेप ऑफ सीड को और एक करता है, मतलब इसमें वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना उसको, कि भाई लार्ज है इंटरमीडिएट है। तो आइए मैं उसको लिखवा देता हूं। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की सिंथेसिस इन पी सीड, जो मटर के बीज होते हैं ना, बीज, उसमें स्टार्च की सिंथेसिस का ही ये एग्जाम्पल है, जिसमें कंट्रोल करता है एक जीन, है ना। बट एक जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है भैया कितने कैरेक्टर को, भैया एक से ज्यादा कैरेक्टर को, है ना। हैज 2 एलील, इसमें 2 एलील होते हैं। देखो कंट्रोल 1 जीन एंड दिस जीन हैज 2 एलील, इसके 2 एलील होते हैं, एक बड़ा भी एक छोटा भी। आइए अब एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ, उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि भैया ये 2 कैरेक्टर कौन कौन से कंट्रोल करता है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों प्लियोट्रॉपी में अब आप देख लीजिए टॉपिक। देखिए ये साइज ऑफ सीड है, ये शेप ऑफ सीड है, ये साइज ऑफ सीड है, ये शेप ऑफ सीड है। इसमें बड़ा भी ये बड़ा भी ये डोमिनेंट है। बड़ा बी से याद रखना डोमिनेंट, छोटा बी से रिसेसिव होता है ना। तो बड़ा बी राउंड होगा और ये लार्ज भी होगा। बट बड़ा बी छोटा बी होना तो भैया स्मॉल चाहिए था, बट इसमें तो इंटरमीडिएट आ गया, मतलब सॉरी गलती हो गई। बड़ा बी छोटा बी, बड़ा बी इसकी वजह से भैया ये तो लार्ज होना चाहिए था, क्योंकि ये तो डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस करना चाहिए था, बट ये डोमिनेंस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहा है। क्योंकि देखो ये इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, बट ये डोमिनेंस लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब शेप ऑफ सीड डोमिनेंस लॉ को फॉलो कर रही है, साइज ऑफ सीड डोमिनेंस लॉ को फॉलो कर रही है। तो ये स्टार्च सिंथेसिस ऑफ पी सीड, जो ये पी प्लांट की जो सीड थी स्टार्च सिंथेसिस की, उसी के एक जीन, मतलब देखिए एक जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। 2 कैरेक्टर कौन से, देखो स्टार्च सिंथेसिस एक जीन थी, इसके 2 कैरेक्टर हैं, साइज ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, साइज ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, साइज ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। अरे एक जीन के मतलब देखिए एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, एक साइज ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड में राउंड रिंकल, और साइज ऑफ सीड में लार्ज, इंटरमीडिएट और एक स्मॉल। तो ये देखिए छोटा भी स्मॉल हो गया, बट भाई ये पूरा गोला नहीं है, क्योंकि ये रिंकल्ड है, खुदरा तो रिंकल्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पिलियोट्रॉपी का और आगे से कंटिन्यू करेंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, है ना। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें डायग्राम आता है, कौन सा मैं दिखला देता हूँ एक बार जी आपको एनसीईआरटी से, है ना, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे दोस्तों। कौन सा आता है रे, दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये डायग्राम ये वाला मित्रों, ये वाला दिख रहा है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए, है ना। और दोस्तों ऐसा ही कंटेंट मैं लाता रहूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जल्दी जाके उसे ज्वाइन कर लो, ताकि ये बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाए पीडीएफ की फॉर्म में, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 08 होगा, क्योंकि भाई बोला है मैं ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो चैप्टर में लेक्चर तो लगेंगे ही, है ना। अभी तो चैप्टर के हम आधे पार्ट में पहुंचेंगे, अभी हम लेक्चर 10 तक हम आधे में पहुंच जाएंगे, और लेक्चर 20 तक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।